हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फिर से जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट रहेगा यहाँ पे जहाँ से जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको उसमें से पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पे दे रखा है, इया दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इया हमारा संयुक्त व्यंजन दे रखा है तो ये किन किन से मिलकर बना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन है ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, जा से, और हमारा इया से मिलकर क्या होता है, बना होता है। दूसरा संयुक्त व्यंजन होता है हमारा छा होता है। ये किससे मिलकर बना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। छा हमारा ये मिलकर बना होता है का और शा से। और जो हम लोग वर्ण लेते हैं उसके में नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें छोटा सम्मिलित नहीं होता है। और हमारा नेक्स्ट होता है वो कौन सा होता है, त्रा होता है। ठीक है, अब त्रा होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये ता और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। एक और हमारा संयुक्त व्यंजन होता है वो कौन सा होता है, शा होता है। और ये संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना होता है, ये शा और रा से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ बच्चों आप ध्यान से रखिएगा, इनमें से कोई सा भी संयुक्त व्यंजन पूछा जा सकता है ताकि आप उसको बिना मिस्टेक किए हुए कर सकें। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको बस इसमें चार ही अक्षर लर्न करने हैं, चार ही वर्ण लर्न करने हैं। एक आपका क्या होता है, इया होता है, छा होता है, त्रा होता है और आपका शा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, तो दंत नहीं है मतलब जब आप प्रोनाउंशिएट करोगे तो आपकी जो टंग है वो आपके टीथ को टच नहीं करेगी इन अक्षर में। तो उच्चारण की दृष्टि से बोला गया है तो कौन सा होगा, त, न, द, टा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें कहते हैं। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको याद कर लीजिए। अगर छोटा आ आता है तो अक्रांत होता है, छोटी ई आएगा तो इक्रांत होगा, बड़ी ई आएगा तो ईक्रांत होगा, छोटी ऊ आएगा तो उक्रांत होगा, बड़ा ऊ आएगा तो उक्रांत होगा। ठीक है, तो अंत में आएगा तो रांत मतलब अंत हो जाएगा आपका, और जो भी अक्षर आएगा तो उसी के साथ में लगा रहेगा। नेक्स्ट है, छा वर्ण किसके योग से बनता है। अभी अभी हमने बताया कि छा वर्ण किसके योग से बनता है, का और शा के। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और संस्कृत में पूछा जाए तो उसमें संस्कृत में 13 होती है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे आपका सही सन्यासी जो लिखा है वो सन्यासी सही कौन सा होगा, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सन्यासी सत्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी, इसमें आपको व्यवहारिक बताना है। तो जो व्यवहारिक है वो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, बी वाला बनेगा। व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसका स्थान अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति यहाँ पे देखना है कि अतिशयोक्ति उसमें लिखा है, जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा है, अतिशयोक्ति हम लोगों का जो करेक्ट है वो कौन सा है, डी वाला है। जातक स्वाति का की बूंद का प्यासा होता है। तो सुवाती होता है या स्वाति का करेक्ट आंसर कौन सा है, तो स्वाति जो करेक्ट आपका है वर्तनी वो कौन सी है, सी है, स्वाति। नेक्स्ट है, साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है। तो अन्याश्रित का इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्याश्रित हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्या है आपका, अन्याश्रित, ए है करेक्ट। नेक्स्ट है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो निश्चल ये एक आपका विसर्ग है, आपका विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि है निश्चल, तो इसको लिखते हैं निश और चल पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, नी और चल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देख के बताना है किसमें विसर्ग संधि है। उज्ज्वल में है, राजेंद्र में है, दुर्गम में या निश्चल में। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा निश्चल पढ़ा, तो विसर्ग संधि यहाँ पे किस में आ गई, निश्चल में। नेक्स्ट है, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, सप्त ऋषि का क्या आएगा, सप्तर ऋषि होगा, सप्ताह ऋषि होगा, या आपका सप्त ऋषि होगा, या इनमें से कोई नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, सप्त ऋषि है। नेक्स्ट है,
तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, तपोवन में स्वर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो तपोवन में कौन सी संधि आ जाएगी? यहाँ पे विसर्ग संधि आ जाएगी। कौन सी आती है? विसर्ग संधि। करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे तपः +1, तो ये हो क्या बन जाएगा? तपोवन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। और यड़ संधि होती है तो यड़ संधि क्या आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन? यदि छोटी, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि अलग अलग स्वर आए, तो ई और ई का ए हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज कर देते। जैसे स्वागत है। ठीक है, स्वागत का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो स्वागत का संधि विच्छेद हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम लोग सु, और फिर क्या लिखेंगे? आगत। तो ये हमारा क्या बन जाता है? स्वागत बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वागत। तो सु में पहले हमें क्या मिला? छोटा ऊ मिला, और फिर हमें क्या मिल गया? इसमें आ मिल गया। क्या मिल गया? आ मिल गया। ऊ और आ मिल गया तो हमारा क्या बन गया? स्वागत। ठीक है, तो उसको क्या बना देंगे? यहाँ पे आ बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय हमने आपको बता रखा है। उपसर्ग क्या होते हैं? जब किसी भी शब्द में हम नया अक्षर या वर्ण जोड़ देते हैं तो वह उस शब्द की विशेषता बन जाता है, या कोई एक नया शब्द बना लेता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय अंत में जोड़ते हैं। ठीक है, तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है? तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर है। क्या है? निर। नेक्स्ट है हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। ये याद कर लीजिए कि एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो आप आंख बंद करके एकदम सही आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ठीक है, जो कृदंत प्रत्यय हैं वो किसके साथ में मिलकर जुड़कर बनते हैं? वो क्रिया के साथ में मिलकर बनते हैं। यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें अगर हम कुछ भी जोड़ देते हैं अंत में उनके, तो वो जो नया शब्द बनता है उनको कृतंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतंत कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, जैसे देव, ठीक है, दैविक हो गया, सामाजिक हो गया, भौमिक हो गया, तो प्रच्छिक। तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा? प्रच्छिक। ये ही कौन सा है? गलत है। बाकी तो सब में एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ठीक है, प्रत्यय लगा के, जैसे अभियोग, व्यायाम, अपमान। तो आपका कहाँ है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब में देखो योग में अभी लगाया है। ठीक है, आपका अव्यायाम एक अपना शब्द है, मान में अपमान मतलब अप जोड़ा गया है, तो इनमें से प्रत्यय तो किसी में नहीं जुड़ा है, तो सही क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे समास के बारे में पढ़ लेते हैं, और साथ साथ में हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी बताते चल रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को गलत ना करें। उदाहरण है, पहले द्विगु समास के लिए आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। आपको पता होना चाहिए जिसमें क्या पता चले हमें यहाँ पे संख्याओं का ज्ञान हो जाए। ठीक है, संख्याओं का ज्ञान हो जाए से तात्पर्य यह है जैसे 7 सिंधुओं का समूह हो गया। ठीक है, 2 पहरों का समूह, तो यहाँ पे 2 की बात हो रही, तीनों लोग का समाहार, तो यहाँ पे तीनों लोग की बात हो रही। वैसे ही आपको यहाँ पे देख के बताना है कि कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। अन्वय है, दिन रात है, चतुरानन है, या त्रिभुवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुवन, ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुवन, यानी कि 3 भवन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। नेक्स्ट है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व का डेफिनेशन भी आप सुन लीजिए। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों का ही अर्थ आ रहा हो तथा विग्रह करने पर
और अथवा या एवं लगता हो। ठीक है, जब उनको विग्रह किया जाए, उनको अलग करके लिखा जाए, तो उसमें और लगाया जाए, अथवा लगाया जाए, या लगाया जाए, या फिर एवं लगाया जाए। तो जैसे पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, रुपया पैसा। क्यों? क्योंकि यहीं पे बोला जाएगा रुपया और पैसा। चौराहा तो नहीं होगा, वो तो चार समूह हो जाएगा। ठीक है, चौराहा क्या होता है, चार राहों का समूह। नेत्रहीन मतलब जो देख ना सके। ठीक है, यहाँ पे और अथवा इस तरीके से नहीं यूज हो रहा है। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ठीक है, अब आपको यथाशक्ति का सही विग्रह बताना है तो क्या होगा, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, या यथा जो शक्ति है। तो यहाँ पे यथाशक्ति का आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ठीक है, तो ऐसे में पाप पुण्य तो कैसे बोलोगे, पाप और पुण्य। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जहाँ पर और अथवा या एवं लगता हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबोदर में कौन सा लंबोदर में कौन सा समास होगा, द्विगु। तो लंबोदर में तो और लगेगा नहीं, द्विगु। ठीक है, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो जो लंबोदर है वहाँ पे कौन सा यूज हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास यूज होगा। कौन सा यूज होगा, बहुव्रीहि समास। कैसे होता है, तो जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब आपको अर्थ उसका अलग ही निकल के आएगा। लंबोदर, तो लंबोदर का अर्थ क्या है, लंबा है उधर जिसका, मतलब लंबोदर किसके लिए यूज करते हैं, गणेश जी के लिए। दशानंद किसके लिए यूज करते हैं, रावण के लिए। चक्रपाणी किसके लिए यूज करते हैं, विष्णु जी के लिए। महावीर किसके लिए यूज करते हैं, हनुमान जी के लिए। तो महान वीर है जो, ठीक है, यानी कि हनुमान। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो आपका लंबोदर किसको संबोधित कर रहा है, गणेश जी को। तो जहाँ पे कोई भी पद प्रधान ना हो तो वहाँ पे या उसका क्या हो जाए, आपका दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, तब वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है, चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय यहाँ पे किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन की बात करेंगे तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे संकर कहते हैं। जैसे रेल और गाड़ी, रेल गाड़ी हो गया। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द देखिए यहाँ पे आ गया, तो रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द हो जाएगा, यहाँ पे संकर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, वानर का तद्भव रूप है। तद्भव मतलब क्या होता है, आपका अंतर करके, यानी कि संस्कृत ऐसे शब्द जिनको बदल कर क्या बना दिया जाए, उसका अर्थ बदल कर उसको हिंदी में यूज़ करते हैं, तो उसका वो तत्भव होते हैं। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों ही हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो वानर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपको बताना है, तो गाय है, पहाड़ है, यमुना है और आम है। तो इसमें से जो करेक्ट है व्यक्तिवाचक वो कौन सा है, यहाँ पे यमुना है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि जो किसी जाति को तरफ संकेत नहीं करता है, वो कौन सा होगा, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सुंदर, ये एक क्या है आपका, ये एक भाव है ना, सुंदर मतलब, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी सुंदरता। तो ये एक कोई भी जातकवाचक नहीं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि गुणवाचक है वो एक। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे भाव क्या नहीं है भाई, सब चीज़ दिख रहा है आपको। मिठाई, मिठाई कोई प्रकार की भाव होती नहीं, वो तो खाने का चीज़ होता है। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताइए, जैसे लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका कौन सा है जातिवाचक, तो यहाँ पे क्या है, लड़का, ये क्या है, एक जातिवाचक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना, सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो परिषद आपका क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है। नेत्री का क्या होता है, नेत्री का नेता होता है, नेत्री होता है, नेतिन होता है या नेताइन होता है। तो नेत्री का क्या होता है, नेता होता है। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8। कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 क्या प्रकार के क्या होते हैं, कारक होते हैं। इनको याद आप कैसे करें, इनको आप ऐसे याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का के की रा रे री ऐसे होता है, अधिकरण में पर या संबोधन, तो मतलब संबोधन हे, अरे, ओ इस तरीके से यूज होगा। नेक्स्ट है के लिए शब्द किस कारक का चिन्ह है। अभी अभी हमने आपको बताया कि के लिए किसके लिए यूज होगा, संप्रदान के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से का क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला ना कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है। आपदान से, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपदान हो जाएगा, ठीक है। करण मतलब होता है आपका कारण बताता हूँ ना कि किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो पर यहाँ पे कौन सा कारण है, अधिकरण के लिए पर यूज होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे आप संयुक्त व्यंजन पूरे चारों पढ़ लीजिए और कर्ता को बहुत अच्छे और ये कारक है, कारक और उनके चिन्हों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आज की क्लास में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी क्वेश्चंस आपके आए तो आप उनको छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं, शेर का पर्यायवाची क्या है। शेर का पर्यायवाची क्या होता है, चीता, केसरी, शावक और नरसिंगी, तो क्या होता है केसरी। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है, धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विष्णु होता है। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तनु का पर्यायवाची शब्द शरीर होता है। नेक्स्ट है पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है, हुताशन, क्या है, हुताशन। नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब जो समान हो, समान अर्थ हो, तो किरण का क्या होता है, प्रभाव होगा। नेक्स्ट है धरती का क्या होता है, अचला, विपुला, सरसी और अचला या चंचला, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, अचला। नेक्स्ट है विनायक का, विनायक का सबको पता है क्या होता है, गणेश होता है। अतुल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, अतुल का पर्यायवाची शब्द होता है कामदेव, क्या होते हैं, कामदेव। नेक्स्ट कानक का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। कानक का यहाँ पे क्या है, वन, वन, कानक को भी वन कहते हैं। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है, वारिद किसको कहते हैं, बादल कहते हैं, बादल को वारिद कहते हैं। मृदुल का विलोम शब्द आपको बताना है, तो मृदुल आपका, तो मृदुल मतलब आपका मृदुल हो गया, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाता है रुक्ष, क्या हो जाता है, रुक्ष। नेक्स्ट है ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी कि निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव। कलुष का विलोम शब्द देखें तो कलुष का क्या हो जाता है, निष्कलुष, क्या होता है, निष्कलुष। नेक्स्ट है निरंजन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरंजन का हो जाएगा नश्वर, क्या होता है, नश्वर। सन्यासी का विलोम शब्द देखा जाए तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, गृहस्थ, क्या होगा, गृहस्थ। नेक्स्ट अनुमति, अगर यहाँ पे अनुमति का पूछा जाए कि इसमें किसका होगा अर्थ, क्रिया, आपका किसी क्रिया की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना, तो अनुमति का क्या है, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अन्योन्याश्रित का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक जो क्वेश्चंस किया था ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर पहुँचेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं। अन्योन्याश्रित, इसका अर्थ हमको बताना है कि क्या होगा, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट है वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उस बेला को, उस समय को बोलते हैं गोथुली। नेक्स्ट है जो दूसरों के सहारे जीवित रहता हो तो ऐसे को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, परोपजीवी, यानी कि किसी दूसरे पर जीवित रहने वाला। नेक्स्ट है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं,
यका बोलते हैं उपत्यका। नेक्स्ट है जिस पार करना कठिन हो, ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट जो शत्रु की हत्या करता हो तो वो क्या कहलाता है, शत्रुघ्न कहलाता है। जिससे आर पार देखा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं, जिसे आर पार देखा जा सके तो दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या वो क्या बोलते हैं, अतलदर्शी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारदर्शी, जो आर पार जिससे देखा जा सके। नेक्स्ट हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं, दीर्घसूत्री। क्या कहते हैं, दीर्घसूत्री। नेक्स्ट है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस कथन का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक उपयुक्त वाक्य उपयोग होगा। मतलब इसको बिना चेंज करिए और वो कैसा हो जाना चाहिए, निगेटिव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये तो निगेटिव हो गया। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के सभी छात्र से कम नहीं है या अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में से उसकी गिनती नहीं होती। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका जा रहा है वो कौन सा है, बी पॉइंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण उपवाक्य है ये आपको बताना है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ये तो कहा जा रहा है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो हमें मिश्र पूछना है तो भाई पहले ही हमको यहाँ मिल गया, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वो कैसा है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट है उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो उसने कहा मैं घर जाऊँगा, तो ये कैसा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट मूव करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। अल्प विराम मतलब क्या होता है, कॉमा। कॉमा को क्या बोलते हैं, अल्प विराम कहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे जो अर्ध यानी कि कौन सा अर्ध विराम है, तो अर्ध विराम आपका बी वाला है, इस तरीके से जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है अर्ध विराम। नेक्स्ट वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। तो इसमें इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, ये आपको बताना है, या कोई सा भी गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख के बताएंगे कौन सा होगा। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, ये गलत है। अत्यंत कोमल है या एवं संवेदनशील है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, एवं संवेदनशील, ये क्या है, ये त्रुटि रहित है, त्रुटि है इसमें, ठीक है। तो स्त्री का हृदय क्या है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, ठीक है। अत्यंत कोमल, देखो गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज़ किया गया है तो इसका मतलब वो खुद ही इतनी कोमल और संवेदनशील है, तो दोनों चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो इसमें जो त्रुटि होगी वो आपकी क्या है, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत, ठीक है। तो अभिप्राय का अभिप्रेत, तो यहाँ पे क्या है आपका गलत ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए, अशुद्ध भाग का। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो गलत है वो क्या है, किंतु तुम, ठीक है, क्या है, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। क्यों, क्योंकि भाई पहले में तो आप बोला जा रहा है, ठीक है, दूसरे में क्या बोल दिया गया, तुम बोल दिया गया। नेक्स्ट क्या होगा आपका, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तथ्यों की पहचान करनी चाहिए। इसमें से कौन सा गलत होगा, प्रत्येक देशवासी की विभिन्नता में या एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए या कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है आपका, बी वाला, एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले। नेक्स्ट मूव करते हैं। रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे जो आपका जो अशुद्ध है वो कौन सा होगा, कि राहुल का दूध, ठीक है, ये क्या है आपका अशुद्ध, कि राहुल का दूध, ये क्या है, त्रुटि है इसमें। नेक्स्ट तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़
सकता है और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो पहला ही गलत है वो क्या है आपका, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर। नेक्स्ट है, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत शृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा का त्रुटि है ये बतानी है। गंभीर नदियाँ, विस्तृत सागरों, तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या है, गंभीर नदियाँ। तो कैसा होगा, नदियों और विस्तृत सागरों में ऊतंग आपके पर्वत। नेक्स्ट है, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, इसमें क्या गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या है, आज हमारे को, यही क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम आएगा। इसमें से जो करेक्ट आपको जो त्रुटि है वो किस पॉइंट पे है ये बतानी है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके द्वारा इतने परिश्रम को कमाया गया, या यह धन आखिर किस काम में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह धन, एक तो यह धन भी बोल रहे हैं और आखिर किस काम में आएगा, तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो किस में है, सी में है। नेक्स्ट है, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर, जो आपका त्रुटि है किस में होगी, आपकी नगर की अधिकतर या फिर नगर की दुकानें। ठीक है, क्या है, नगर की दुकानें। नेक्स्ट होगा, तेली का बैल होने का अर्थ क्या है, क्या पूछा है, तेली के बैल के होने का अर्थ क्या है, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, या निर्धन होना। तो तेली का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह से काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाने का के लिए सही मुहावरा क्या होगा, काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, या ढेर हो जाना। जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा काम आना। नेक्स्ट है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसमें आपका सही मुहावरा क्या होगा, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, या अन्न जल उठ जाना, या हाथ तंग हो जाना। तो सही मुहावरा क्या है, अन्न जल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, क्या किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। इसमें रेखांकित वाक्यों के लिए सही मुहावरा, जान पर खेला, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या लुटिया डुबोना। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा, तरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट, आँख का पानी यानी कि आँख का नीर ढल जाने का अर्थ क्या है, मरते समय आंसू बहाना, निर्लज हो जाना, या निरुत्साहित होना, निष्प्रभ होना। तो आँख का नीर ढल जाने का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। नेक्स्ट, कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, कान फूंकने का अर्थ आपका चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, या तीक्षित करना। तो क्या हो जाएगा, दीक्षित करना। नेक्स्ट, कच्चे घड़े पानी भरना, इसका क्या अर्थ होगा, कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, ठीक ढंग से काम ना करना। नेक्स्ट, छक्के छुड़ाने का क्या अर्थ है, छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रिकेट के खेल का नियम, हराना, घायल करना, या परेशान करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हराना। नेक्स्ट, चांदी का ऐनक लगाना, इसका क्या तात्पर्य है, किसका क्या अर्थ होगा, घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या बहुत अमीर होना। करेक्ट क्या है आपका, चांदी की ऐनक लगाना मतलब किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है, 3 दिन मेहमान है और चौथे दिन क्या है, क्या हैवान हो गया। आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, या ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अधजल गगरी डैश जाए, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, ना उछलत नहीं, क्या हो जाएगा, छलकत जाए।
नेक्स्ट, डैश धतूरे सो कहत गहनो गड़ो ना जात। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कनक है। क्या है, कनक धतूरे। नेक्स्ट, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ, तबेली की बला बंदर के सिर का, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, और या फिर अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, किसी का अपराध दूसरों के सिर पर। 1 और 11 होना मतलब संसार में सब संभव, भीड़ में बल, गणित में विद्या, निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति। तो आपका 1 और 11 में का जो आंसर है वो क्या है आपका, संगठन में शक्ति है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, अभी कल हम ये लोग ने पढ़ा है कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह होगा। नेक्स्ट, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। 99, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 99 होगी। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो अभी क्या है, व्यभिचारी का भाव का नहीं किया गया है। लास्ट रहेगा आज के लिए हमारा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also, you can join our Telegram channel. Link will be in description box. Thanks for watching.